डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 इन दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं। इसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में आपने लाइट का जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है, उसकी वेलोसिटी में फर्क आ जाता है, उसकी डायरेक्शन में फर्क आ जाता है, उस फिनोमेना को आपने स्टडी किया था। तो चलें जी, पहले एमसीक्यूज को देखते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स ऑब्लिक्यूली फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम। जब लाइट की रे, ऑब्लिक का मतलब होता है आड़ा, ठीक है, टेढ़ी। तो जब लाइट की रे जो होती है वो एक रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है। रेरर का मतलब होता है हल्का और डेंसर का मतलब होता है भारी। अब जैसे रेरर का मतलब आप ले लें जैसे एयर, और डेंसर को आप ले लें पानी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर लाइट की रे हवा से एक पानी के अंदर एंटर होती है यानी रिफ्रैक्शन होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डैश द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो जाएगा? नीचे ऑप्शंस देखें, ग्रेटर हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा या अनरिलेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है और उसकी जो वेलोसिटी होती है उसमें फर्क आता है। डिपेंड करता है कि आपकी जो लाइट है वो एक रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अगर लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, ठीक है, यानी हल्के से भारी मीडियम में, जैसे कि हवा से पानी में जा रही होती है। चले मैं इसको एक डायग्राम के जरिए इलिस्ट्रेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करते हैं जी, कि अगर सपोज करें हमारे पास ये पानी है जी, दैट इज सम काइंड ऑफ वाटर। ठीक है जी, ये वाटर है, और वाटर जो होता है वो भारी हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम ऊपर जो है वो हवा लेंगे। तो वाटर एक डेंसर मीडियम होगा, और ये बाहर ऊपर की तरफ जो है हमारे पास एयर है, जो कि एक रेयर मीडियम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मीडियम है, एक हवा एक पानी। हवा जो है वो रेयर है और पानी जो है वो टेंसर मीडियम है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसी लाइट आती है ना ऑब्लिक, तो क्या होता है जी कि लाइट जब वाटर में एंटर होगी ना तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें इस सरफेसिस पर, तो ये हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा आड़ गया, ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल बनता है, ये नॉर्मल बनता है। ठीक है, अब लाइट क्या होगा जी, लाइट का मामला ये होगा कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यानी लाइट जो है वो जानी तो ऐसे चाहिए, जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। तो लाइट नॉर्मली यूं आ रही थी और ये ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में निकलनी थी, लेकिन जैसे ही वो हवा से मीडियम चेंज होता है, हवा से एक हल्के से भारी मीडियम में आती है, तो वो ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो अब लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। आप देखें ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आपको छोटा होता हुआ नजर आ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर अगर ऐसे अगर ये बैंड नहीं होती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता, लेकिन ये चूंकि नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये छोटा हो जाता है जब आपकी लाइट हल्के से एक भारी मीडियम में एंटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज पूछी गई थी आपसे। लेट मी हाईलाइट द एमसीक्यूज फर्स्ट। कि जब एक लाइट एंटर होती है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या बन जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, इक्वल होता है, या कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है जी, हमने अभी देखा, स्मॉलर हो जाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो स्मॉल हो जाता है निस्बतन एंगल ऑफ इंसिडेंस के। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू। इस सेकंड एमसीक्यूज में हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इनमें से किसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है? रूबी की, क्राउन ग्लास की, क्वार्ट्ज की, या डायमंड की?
तो ये उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है जी, देख लिएगा, ये याद कर लिएगा। रूबी की वैल्यू होती है 1.76, क्राउन ग्लास की होती है 1.52, डायमंड की होती है 2.4 और क्वार्ट्ज की होती है 1.55। इट मींस डायमंड की सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 2.44। ठीक है जी, तो हम इसमें आंसर मार्क कर देते हैं। हमारा आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है डायमंड, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगले एमसीक्यूज पर आते हैं जी। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू, अब यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मांगा जा रहा है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ और दूसरा फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन पी, यानी कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है जी। और उसके बाद नीचे वाले एमसीक्यूज पर आते हैं जी। इस वाले पर इफ, ये न्यूमेरिकल की तरह का है, इफ क्यू इज इक्वल टू 6, यानी इमेज डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, एंड पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस विल इंक्रीज। तो ये जो हमारे पास लेंस की मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब वही मैग्निफिकेशन, तो वो कितनी हो जाएगी। अगेन जो आपने ऊपर फॉर्मूला बताया कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाय पी, उस फॉर्मूले के जरिए हम मैग्निफिकेशन मालूम कर लेते हैं। तो Q डिवाइडेड बाय P, यानी कि Q को P से डिवाइड करना है, Q 6 है हमारे पास, P 2 है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो होगी लेंस की वो कितनी होगी, 3 टाइम्स। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में आज से रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगा जा रहा है जी। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूबी। रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अभी हमने देखा भी था, ये है जी, रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.76। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं हम यहाँ पर। रूबी का इंडेक्स होता है 1 पॉइंट, ये 1.76। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। द लीस्ट डिस्टेंट विजन ऑफ अ नॉर्मल आई। लीस्ट डिस्टेंट विजन जो होता है एक नॉर्मल आंख का, वो क्या होता है, वो कितना होता है, सॉरी, लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है जी, कि आपकी आंख बगैर धुंधला करे इमेज को कम से कम कितने डिस्टेंस में देख लेती है। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट को आप अपने आंखों के करीब लाते रहेंगे, वो आपको बिल्कुल सही नजर आएगा, बिल्कुल सही नजर आएगा। एक टाइम आएगा आपको, आपका इमेज, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी आंखों से इतना ज्यादा करीब हो जाएगा कि अब आपको वो धुंधला नजर आता है। तो सबसे कम फासला जिसपे आपकी आंख ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सही फोकस कर लेती है, उसको हम कह रहे होते हैं लीस्ट डिस्टेंस, एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर। उसके बाद अगेन जी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो मांगी जा रही है जी। तो वो आपको, आपने एमसीक्यूज के अंदर भी देखा होगा, सॉरी न्यूमेरिकल्स में, हवा के अंदर लाइट की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है, जो कि डी ऑप्शन होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि वाटर के अंदर लाइट की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, और हो जाती है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये है जी, द फोकल लेंथ ऑफ +2 डायोप्टर कॉन्वेक्स लेंस इज। अच्छा, ये टॉपिक जो है वैसे तो रिड्यूस हो चुका है, हमने नहीं पढ़ा हुआ ये टॉपिक। वजह ये है कि ये रिड्यूस टॉपिक्स में से है, लेकिन फिर भी हम चले डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो फोकल लेंथ हमसे पूछी जा रही है, और +2 डायोप्टर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमें दिया हुआ है। ये डायोप्टर जो होता है ये पावर ऑफ लेंस होता है, और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा। पहले इन सबको मिटा देते हैं। लेट मी रब दिस थिंग एवरीथिंग, फिर हम ये जरा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, आपसे कहा गया है इसमें कि आपके पास पावर ऑफ लेंस, एक लेंस की पावर होती है, उसको मालूम करने का फॉर्मूला होता है। पावर ऑफ लेंस को मालूम करने का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है जी, पी, ये लिखते हैं जी इससे, पी यानी पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। ठीक है, ये तो पावर ऑफ लेंस को मालूम करने का फॉर्मूला होता है। और यहाँ जो फोकल लेंथ यूज की जा रही होती है वो मीटर के अंदर यूज की जा रही होती है, सेंटीमीटर में नहीं। ठीक है, तो अगर हमें इस फॉर्मूले से फोकल लेंथ ड्राइव करनी है, तो ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये बन जाएगा जी, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर ऑफ लेंस। ठीक है जी, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ये पी है जी, पावर ऑफ लेंस। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जी हमारे पास फोकल लेंथ मालूम करने का फ्रॉम द पावर ऑफ लेंस।
कि अगर आपके पास जो भी पावर ऑफ लेंस है उसका आप रेसिप्रोकल कर लें, 1 से उसको डिवाइड कर दें, आपको फोकल लेंथ आएगी। लेकिन यहाँ जो फोकल लेंथ आएगी वो आपकी आती है मीटर के अंदर। मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर के अंदर होती है। तो अब यहाँ पे जो फोकल लेंथ आएगी उसको फिर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सवाल में जो एमसीक्यूज है उसमें हमें पावर ऑफ लेंस जो है वो 2 दी हुई थी, तो अब हम इस फॉर्मूले से उसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। तो 1 अपॉन पावर ऑफ लेंस की जगह आ जाएगा 2, ठीक है जी, और 1 को डिवाइड करेंगे अगर आप 2 से तो 0.5 आंसर आता है। ये 0.5 आ गई फोकल लेंथ, लेकिन ये आई है जी मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगी जी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे हमारे जो आंसर्स थे वो सेंटीमीटर में थे, इसलिए हमने उसको सेंटीमीटर में लाया। तो क्या आंसर आ रहा है, 50 सेंटीमीटर। चले जी इस आंसर को देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है और उसको मार्क कर लेते हैं। तो पावर ऑफ लेंस कहाँ गए, ये रहा, तो ये आ गया जी 50 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगले एमसीक्यूज में आपसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा जा रहा है जी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो वाटर का होता है वो 1.33 होता है, एमसीक्यूज वगैरह में भी आया है, सॉरी न्यूमेरिकल्स में, याद भी कर लीजिएगा। अगले एमसीक्यूज पर जाते हैं जी, उसके लिए अब हमें ये मिटा देते हैं हम और मूव ऑन टू नेक्स्ट एमसीक्यूज। ये है जी, अब हमने ये रिफ्लेक्टिव ना 10वां एमसीक्यूज देखना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं जी हम। ये है जी 10, ह्यूमन आई इज सिमिलर टू, ह्यूमन की जो इंसान की जो आंख होती है वो इनमें से किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से काफी मिलती है, काफी मैच खा रही होती है, माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से, कैमरा से या पेरिस्कोप से। तो हमने यहाँ पर टेलीस्कोप और पेरिस्कोप की वर्किंग तो नहीं देखी, रिड्यूस सिलेबस में है ये। माइक्रोस्कोप और कैमरा की वर्किंग देखी थी। माइक्रोस्कोप तो जो है वो हमारी आंख तो माइक्रोस्कोप से नहीं मिलती, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो बहुत छोटी चीजों को मैग्नीफाई कर देता है, हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है। अच्छा, टेलीस्कोप भी वैसे आपको पता होता है टेलीस्कोप क्या है जी, कि आप ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, इनको देख रहे होते हैं, दूरबीन है ये। तो ये भी दूरबीन वाला काम भी हमारी आंख नहीं करती, कैमरा से काफी सिमिलर करती है। उसके बाद अगले एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि लाइट की वैक्यूम के अंदर स्पीड क्या है। तो ये तो सब जानते हैं जी, लाइट की वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है वो एक कांस्टेंट होती है, और वो आखिरी ऑप्शन है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगले चीज आपसे पूछी जा रही है कि कॉनकेव लेंस जो है वो किस चीज का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपने दो बीमारियां तो पढ़ी हैं, एक शॉर्ट साइटेडनेस और एक लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है जी। तो शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर हमने जो प्रॉब्लम देखी थी कि इंसान को जो है वो करीब की चीज सही नजर आ रही होती है, लेकिन दूर की चीज जो है वो उसको सही नजर नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर जो इस बीमारी के इलाज के लिए कॉनकेव लेंस को यूज किया जाता है, तो शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। अच्छा जी, अब ये पूछते हैं जी हमसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कॉमन सॉल्ट का वो क्या है। अगेन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज आपको याद करनी होंगी। तो कॉमन सॉल्ट का होता है जी 1.54। ये सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज जो आई हैं ये आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसा होता है। तो आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बीच में से मोटा होता है और किनारों में से पतला होता है, यानी कि थिक फ्रॉम द सेंटर, थिकर एंड द सेंटर, ये हो गया इसका आंसर, कि बीच में से मोटा होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन का यूनिट इन्होंने अगले एमसीक्यूज में पूछा जी, लीनियर मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन का तो कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो अगर होता है तो फिर उन क्वांटिटीज का कोई यूनिट नहीं बनता। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो दो डिस्टेंस का रेशियो है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक इमेज डिस्टेंस, दो डिस्टेंस का रेशियो है, तो लिहाजा इसका भी कोई यूनिट नहीं बनता। तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। ये हो गए जी हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज। अब हम अगले चैप्टर की तरफ आते हैं जी, चैप्टर नंबर 15 की तरफ, ठीक है। उसके लिए मैंने ये सब मिटा दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 के 5 ही एमसीक्यूज है, छोटा सा चैप्टर है, पढ़ने के एतबार से भी ये काफी छोटा ही रहा था और वैसे एमसीक्यूज के एतबार से भी छोटे से ही चैप्टर है। 15, चैप्टर नंबर 15 नाम है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। इसमें पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, टू डिस्पर्स व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स वी यूज डैश। व्हाइट लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को, सूरज की लाइट को अगर हमने उसके जो 7 कलर्स में तोड़ना होता है, आपको याद होगा बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें व्हाइट लाइट को तोड़ना है, उसको उसको फैलाना है, डिस्पर्स करना है और उसके सातों कलर्स को अलहदा करना है, तो हम इनमें से कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो है वो हम यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, प्रिज्म, कॉनकेव मिरर,
या कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर है जी, ऑब्वियस बात है, प्रिज्म। प्रिज्म को यूज किया जाता है। प्रिज्म के जो प्रिज्म के अगर आप एक तरफ से व्हाइट लाइट को एंटर करोगे तो दूसरी तरफ आपको उसके सातों कलर्स नजर आएंगे। रेनबो अपेयर्स ड्यू टू डैश, आपको बारिश के बाद जो रेनबो नजर आ रहा होता है, वही 7 कलर्स का जो पैटर्न नजर आ रहा होता है, वो किस वजह से हो रहा होता है? तो ये प्रोसेस, ये फिनोमेना जो है वो लाइट का डिस्पर्जन कहलाता है। हमने बताया था कि अगर लाइट जो है वो 7 कलर्स के अंदर, 7 हमारी जो व्हाइट लाइट होती है, ये 7 डिफरेंट लाइट से मिलकर बनी हुई होती है, और अगर हम सातों लाइटों को अलहदा अलहदा करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है डिस्पर्जन। ठीक है, तो प्रिज्म के जरिए अगर आप व्हाइट लाइट डालते हो, सातों लाइटें अलहदा हो जाती हैं, ये भी डिस्पर्जन है, क्योंकि आपने सातों लाइट्स को अलहदा कर दिया। इसी तरह पानी की बूंद जो होती है, बारिश के बाद जो पानी की बूंद होती है, वो प्रिज्म वाला काम करती है, और जो सूरज की रोशनी होती है उसको 7 लाइटों के अंदर ब्रेक कर देती है, और फिर वो 7 लाइटें जो है आपका वो स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसको आप रेनबो कहते हो। तो ये जो व्हाइट लाइट को ब्रेक करके रेनबो बनाए जा रहे होते हैं, दिस प्रोसेस या दिस फिनोमेना इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा जी, इस एमसीक्यूज में कहा जा रहा है कि यहाँ तो एमसीक्यू सॉल्व ही हुआ है, देखें। वैसे तो यहाँ पर, यहाँ ब्लैंक होना चाहिए था, मैं लाइन डालता हूँ, कहाँ ब्लैंक होना चाहिए था, यहाँ ब्लैंक होना चाहिए था। ठीक है, ये कि वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट इज डैश देन द वेव लेंथ ऑफ वायलेट लाइट, यानी कि जो रेड लाइट है उसकी वेव लेंथ वायलेट लाइट की वेव लेंथ की निस्बत क्या है, बड़ी होती है, छोटी होती है, वगैरह वगैरह। बहरहाल इसका आंसर तो मार्क ही हुआ है, बड़ी होती है जी वेव लेंथ। ये जो आपकी 7 लाइटों की 7 लाइटें जो आपको बताया मैंने, व्हाइट लाइट 7 लाइटों से मिलकर, तो इन सातों लाइटों की वेवलेंथ में फर्क होता है थोड़ा थोड़ा सा। तो वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और रेड की सबसे ज्यादा होती है। वायलेट की थोड़ी कम, फिर ब्लू, फिर वायलेट की फिर थोड़ी सी ज्यादा होती है, इंडिगो की, फिर और ज्यादा ब्लू की, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, तो ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रही होती है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। अगला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट फोटॉन्स आर डैश। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक जो फोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, या एनर्जी पैकेट्स होते हैं? तो इसका आंसर है जी एनर्जी पैकेट्स कहा गया फोटॉन्स को, कि उनके अंदर सिर्फ एनर्जी होती है, कोई मास नहीं होता। वी यूज अ डैश टू डिस्पर्स वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। वाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स के अंदर डिस्पर्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिल्कुल पहला एमसीक्यू है, प्रिज्म को यूज किया जाता है। तो ये हो गया जी कुछ चैप्टर नंबर 15। आज की क्लास में हमने 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखे, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले 2 चैप्टर्स को देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।